नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आरएस प्रीलिम्स 2018 के लिए मैं आपको 60 डेज़ प्लान बताने वाला हूँ कि आपको 60 दिन में तैयारी कैसे करनी है। देखो अभी आरपीएससी, आरएस के फॉर्म भरे जा चुके हैं और शायद आरपीएससी की वेबसाइट पे अनाउंसमेंट भी हो चुका है। 5 अगस्त तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के चांस हैं। ये चांस हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आरपीएससी कभी टाइम से नहीं कराता, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगस्त में ही आरपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम करा देगा। तो आपको 60 डेज प्लान लेके चलना पड़ेगा कि 60 दिन में पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर हो जाए। इसे स्मार्ट स्टडी बोल सकते हो। हार्ड वर्क तो आप करोगे ही, हार्ड स्टडी तो करोगे ही, उसके साथ-साथ में आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो इस वाले लेक्चर में आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये 60 दिन का प्लान है आपके लिए। ये आपके लिए कल से शुरू होके मैं भी इसमें आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ और इसमें आपका रोल ज़्यादा रहने वाला है। मेरा भी सपोर्ट है और आपका भी रोल है। ठीक है? तो आपका रोल ज़्यादा है क्योंकि किसी टीचर के पढ़ाने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन आपके खुद के पढ़ने से होता है। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आपके लिए बता सकता हूँ, बता दूँगा और आपको क्या-क्या करना है ये आपके लिए भी इस लेक्चर में बता दिया जाएगा। ठीक है? तो मैं आरएस 60 डेज़ प्लान जो रणनीति है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं कि इस लेक्चर में क्या-क्या बताने वाला हूँ। सिलेबस, देखो ये सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है। सिलेबस को मैं बार-बार बोलता हूँ कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपको सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। सिलेबस के एक-एक पॉइंट रटे होने चाहिए। सब्जेक्ट के साथ-साथ में पॉइंट रटे हुए होने चाहिए कि कौन-कौन से टॉपिक में से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये एनालिसिस करेंगे हम। पुराने ईयर्स के 2013 का 2 बार पेपर हुआ था, 2013 में हुआ था और 2016 15 में हुआ था। तो 2 बार पेपर वो पेपर हुआ था और 2016 वाला आरएस-प्री का जो पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन-कौन से सब्जेक्ट से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं और कौन-कौन से टॉपिक से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। तो वहाँ से स्मार्ट चीज़ निकाल के, स्मार्ट स्टडी का वे निकाल के कि कौन-कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, ये हम आज डिसाइड करेंगे। उसके अलावा पुराने वर्षों का ये करने के बाद में मैं आपको कट ऑफ भी बता दूँगा कि आपको टारगेट कितना रखना है कि कितने 150 सवाल आते हैं, कितने पे कट ऑफ जाती है, कैटेगरी वाइज़ कितने पे जाती है और हमें जैसे भी आप जिस भी कैटेगरी से हो या जनरल कैटेगरी से हो, जो भी कैटेगरी हो, आपको कितना टारगेट रखना है कि उतना करने पर आपके प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने के चांस होते हैं। एक चीज़ आपको पता ही होगा, प्रीलिम्स सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें सिर्फ़ पास होना होता है। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके जोड़े नहीं जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, यानी फाइनल मेरिट में प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। तो प्रीलिम्स आप कैसे भी पास करो, ये आपका वे है। ठीक है? तो उसके बाद मैं अपनी रणनीति बताने वाला हूँ आरएस-प्री के लिए 60 दिन की रणनीति। फिर मैं बात करूँगा टेस्ट सीरीज़ के बारे में और मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में और योर हार्ड वर्क एंड योर रिजल्ट, ये मैं बात करने वाला हूँ कि आपका हार्ड वर्क, स्मार्ट स्टडी और आपका रिजल्ट, इस बारे में बात करूँगा। प्रोबेबिलिटी आपने नाम सुना ही होगा, बता चुका हूँ। लॉजिकल गैसिंग और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं सिलेबस एक बार फिर से बता देता हूँ, 2-3 बार तो बता चुका हूँ और आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। देखो कुल मिला के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के 18 टॉपिक बैठते हैं। प्रीलिम्स की बात चल रही है तो प्रीलिम्स ही प्रीलिम्स पर फोकस करता हूँ। प्रीलिम्स के 9 टॉपिक बैठते हैं। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भारत का इतिहास, विश्व एवं भारत का भूगोल, राजस्थान भूगोल, राजनीति, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता एंड समसामयिक घटना, जो कि अपना करंट अफेयर्स इंडिया और राजस्थान का आता है। तो एक तरीके से राजस्थान जी के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स एंड मैथ रीजनिंग, ये 8 टॉपिक्स पे आपको फोकस रखने वाली बात है। तो अब सिलेबस शॉर्ट में देख लेते हैं, एक बार वो बता ही चुका हूँ। राजस्थान जी के इंडिया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, मैथ रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं स्मार्ट स्टडी की। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि हार्ड वर्क तो आप करोगे ही, लेकिन अब टाइम जो है वो कम बचा है। कम टाइम में स्मार्ट स्टडी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं हमेशा हार्ड वर्क का फ़ोकस रखता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है, तो कम टाइम में जितना हो सके उतना स्मार्ट स्टडी करो। यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करो। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का कैसा पता चलेगा? इसका पता चलेगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जो पुराने ईयर्स के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, उनका विश्लेषण करो, उससे पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन्स का यहाँ पे विश्लेषण करके बताया हुआ है, तो आप देख लीजिए कि कौन-कौन सी सब्जेक्ट से कौन कितने सवाल पूछे गए हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 9 टॉपिक आपके विषयवार जो हैं वो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके 9 सब्जेक्ट लगाई हुई हैं। 2013, 2015 और 2016 में वो सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए एक-एक सब्जेक्ट करके देखते हैं। 2013 में भारत का इतिहास, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न से 14 सवाल पूछे गए थे। 2015 में 14 सवाल पूछे गए थे और 2016 में 15 सवाल, करीब-करीब 15 सवाल। तो इंडियन हिस्ट्री से आपके 14 से 15 सवाल आते हैं, यानी 150 में से 15 सवाल आ रहे हैं, तो करीब 10% आपके इंडियन हिस्ट्री में से आ रहे हैं। उसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो अपना मॉडर्न हिस्ट्री निभाता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ। मैंने बोला था कि 70 से 80% सवाल उसमें आने के फुल चांस रहेंगे। ठीक है? उसके बाद में भारत का भूगोल, ये आप लिख सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन-कौन सी सब्जेक्ट पे फोकस रखना है। भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है?
इसमें 2013 में जो 11 सवाल आए थे, 2015 यानी आरएस प्री 2013 का एग्जाम जो 2015 में हुआ था उसमें 12 सवाल आए थे और 2016 में बढ़ा करके 19 सवाल हो गए। तो यानी लमसम आप लगा लें तो 15 के आसपास इसमें भी आने वाले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान में 2013 में 19, 2015 में 15 सवाल और 2016 में 16 सवाल आए थे। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक्स का 2013 में 11, 15 में 4 और 2016 में 6, यानी इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है वो कम है। और इकोनॉमिक्स क्या होता है कि आप जितने भी स्टूडेंट होते हो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो इकोनॉमिक्स समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका आपका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता है, बड़ी-बड़ी बातें होती हैं उसमें। 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ और ये जे सेंसेक्स, शेयर बाजार जिनसे नॉर्मल इंसान का कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, तो इसे समझने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, यानी 6 सवाल या 5 सवाल के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी पे आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्टिविटी यानी कि जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना रिजल्ट निकलना चाहिए। आप इकोनॉमी पे मेहनत करके ज़्यादा जोर लगाओ, इकोनॉमी 1 महीने तक लगातार पढ़ो और सवाल आएँ 5 तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो उतना तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इकोनॉमी आप छोड़ सकते हो अगर आपकी अच्छी नहीं है। इकोनॉमी आपकी अच्छी है थोड़ी बहुत पहले से तो आप तो क्लियर कर ही लोगे उसे, इकोनॉमी को समझ सकते हो। मेरा इकोनॉमी के 5 लेक्चर हो चुके हैं और अनाउंसमेंट ये है कि इकोनॉमी के 2 या 3 लेक्चर मैं सिर्फ क्रैश कोर्स बेस कराऊँगा। वैसे तो मेरा क्रैश कोर्स इकोनॉमी का जो डिसाइड था वो करीब-करीब 25 लेक्चर का डिसाइड था। लेकिन अभी तो प्रीलिम्स के हिसाब से क्रैश कोर्स ही कराऊँगा 2 या 3 लेक्चर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। 2013 में 15 सवाल आए थे, 2015 में इसके 20 सवाल आए हैं और 2016 में भी 20 सवाल आए हैं। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का एक पार्ट फिक्स होता है कि क्वेश्चन नंबर 80 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक यानी 20 सवाल जो है फिक्स हैं कि 20 सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों ही कंबाइंड माने। साइंस नॉर्मली 9th और 10th की एनसीईआरटी बेस्ड होती है। 9th और 10th में जो एनसीईआरटी होती है उससे बेस्ड होती है। टेक्नोलॉजी जो होती है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। जैसे कि आईएएस में अभी कुछ समय पहले पूछा गया, जो एग्जाम हुआ उसमें थार्ड के बारे में पूछा गया, THAAD क्या होता है, ये करंट का था कि अमेरिका में एंटी मिसाइल जो टेक्नोलॉजी बनाई हुई है तो वो होती है थार्ड। उसके अलावा पूछा गया था नाविक के बारे में, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के बारे में पूछा गया, IRNSS के बारे में पूछा गया था, तो वो भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा था। थर्ड भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा था। आरएएस में भी जो टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी वो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछी जाएगी। मैं क्या कराने वाला हूँ आगे बताऊंगा उसके बारे में। पर्यावरण संरक्षण के जो सवाल होते हैं नॉर्मली चार पूछे गए शुरुआत में, 13 में 15 में 9 और 2016 में 7 पूछे गए। तो इकोनॉमिक्स का एनवायरमेंट का भी देखते हैं क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है राजस्थान जीके, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर तीनों में 35 के आसपास, 35, 36, 37 यानी करीब करीब आप मान सकते हो तो 25% के आसपास सवाल अपने राजस्थान जीके से आ जाते हैं। 22 से 25% सवाल तो राजस्थान जीके पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं क्या कराने वाला हूँ और आपको कैसे करना है ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। समसामयिकी में 20 सवाल आते हैं और मैथ रीजनिंग में भी 20 के आसपास सवाल आते हैं। तो अब इतना याद रखना, आपको जो कुल मिला के जो फोकस करना है वो क्या करना है, राजस्थान जीके पे फोकस करना है, मैथ रीजनिंग पे फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, पॉलिटी का क्रैश कोर्स आपको करना है, बड़े लेवल पे मत करना, पॉलिटी का क्रैश कोर्स आपको करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको क्रैश कोर्स करना है और ज्योग्राफी आपको फोकस करना है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताए हुए हैं ये आप लिख लीजिए और इन पे ही पूर्ण रूप से फोकस करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे पॉलिटी पढ़ने लग जाओ तो अगर आपने पहले पढ़ी नहीं हो तो पूरी पूरी पढ़ने लग जाओ। पॉलिटी का क्रैश कोर्स कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स कर लो, ज्योग्राफी के मेरे कुछ एक लेक्चर हैं वो आप पढ़ लेना और उसके बाद में कुछ एक और बनाऊंगा आगे, मैं उसमें बताता चलता हूँ। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात। चलो सिलेबस में कितने सवाल कौन कौन सी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं ये तो देख लिया। अब मेन इंपॉर्टेंट बात कट ऑफ भी देख लेते हैं और हमें कितना टारगेट लेके चलना है कि 150 सवाल आते हैं, कितने सवाल करने पर हम सेलेक्ट हो सकते हैं। तो देखो 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 200 नंबर में से सिर्फ 64 नंबर पे पास हो गए थे। जनरल मेल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 64 नंबर पे पास हो गए थे जनरल मेल। अब देखो 50 सवाल यानी 150 में से आप 50 सवाल सॉल्व कर लेते तो आपका 2013 के प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाता। अब 2013 में तो क्या हुआ था कि बच्चों को ज़्यादा पास कर दिया था तो थोड़ा बहुत कट ऑफ कम हो गई थी। लेकिन 2016 की बात भी करता हूँ मैं, तो जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 79 या 80 मार्क्स थी, 80 नंबर मान लेते हैं। 80 नंबर यानी 60 सवाल, 150 में से अगर आप 60 सवाल सॉल्व कर देते हो तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। तो देख लो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है।
आप कुछ एक सब्जेक्ट पर ही फोकस कर लो, जैसे कि अपना राजस्थान जी के 40 सवाल आते हैं, राजस्थान जी के आप पूरा ढंग से फोकस कर लो, 40 में से आपने 25 सवाल उसमें से सॉल्व कर दिए। मैथ रीजनिंग पे फोकस कर लो, अगर ढंग से कर लिया तो 20 में से 15 सवाल आप कर ही दोगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स पे फोकस कर लो, उसके अलावा आप साइंस पे, टेक्नोलॉजी फोकस कर लो, पॉलिटी पे और हिस्ट्री पे फोकस कर लो, उसके उसमें से आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आपको फोकस उन्हीं सब्जेक्ट पे रखना है और उन सब्जेक्ट में भी फिक्स टॉपिक पे रखना है, वो आगे आपको मैं बताता चलता हूँ। कट ऑफ देख लीजिए, जनरल की कट ऑफ जो है 80 नंबर पे है मेल की, और फीमेल की जो है 2016 वाले की बता रहा हूँ मैं, वो है 68 नंबर पे। अब हाईएस्ट चांस, जैसे कि अभी 2018 में प्रीलिम्स का होता है, तो हाईएस्ट चांस मेरे हिसाब से जनरल की 90 जा सकती है। 90 से एबव कर देते हैं तो 100 नंबर पे जा सकती है। 100 नंबर यानी 200 में से 100 नंबर आ रहे हैं। तो अगर आप 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के चांस 100% हैं। सिर्फ 50%, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 50% से ज्यादा नहीं जाएगा प्रीलिम्स का कट ऑफ। 45% रहेगा। नॉर्मली आपके 90 नंबर आ जाते हैं। 90 नंबर का मतलब आपको करीब करीब 65 के आसपास सवाल सॉल्व कर देते हैं 150 में से। तो आप उतना नंबर ले आते हो तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। फीमेल के लिए 10 नंबर कम रहने वाला है, इतना याद रखना। महिलाओं के लिए 10 नंबर कम रहेगा। SC ST और एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन ध्यान रखें क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा एक्स सर्विसमैन है, 1000 के आसपास एक्स सर्विसमैन है। तो एक्स सर्विसमैन याद रखें। 2013 में तो सिर्फ 8 नंबर पे गया था आपका जो कट ऑफ था। 2016 में याद रखिए 40 नंबर पे था। सिर्फ आप 30 सवाल सॉल्व कर दोगे, 150 में से 30 सवाल सॉल्व कर दोगे। 30 सवाल तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तो भी सॉल्व कर दोगे। तो प्रीलिम्स पास करना टफ नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी जनरल अवेयरनेस लिया हुआ है राजस्थान के बारे में, पॉलिटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, तो आप 30 सवाल तो आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो एक्स सर्विसमैन के लिए प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत आसान है और कुछ नहीं। एक्स सर्विसमैन के लिए तो इतना गारंटी दे रहा हूँ कि मेरी वीडियोज पूरी देख लेना, उसमें से पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद में आपका प्रीलिम्स क्लियर है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं बोल सकता क्योंकि 50% आपको सॉल्व करना होगा, तो वो आपकी मेहनत पे। एक्स सर्विसमैन के सिर्फ 30 सवाल करने पर ही क्लियर हो जाता है। तो आगे अगली अगली साल अगर थोड़ा बहुत बढ़ता है तो 50 नंबर पे हो सकता है, यानी 30 सवाल आप सॉल्व कर लोगे। एक्स सर्विसमैन के लिए बोल रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस होते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट टू बी फोकस, कौन कौन सी सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। देखो, राजस्थान जी के मैथ रीजनिंग, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, करंट अफेयर्स। एनवायरमेंट इकोलॉजी को छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाइए, जितना मैं आपको करा दूं उतना ही देख लेना। ठीक है, बुक्स से पढ़ने जाओगे तो समझ में भी नहीं आएगा और उसमें पता नहीं आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका पता नहीं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि इनमें से इस टॉपिक में से आने के चांस है तो उसके एनवायरमेंटल इकोलॉजी के 2 या 3 लेक्चर मैं करा दूंगा। तो उस पर डिपेंड रहने की कोशिश करना, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी आप सेपरेटली पढ़ने जाओगे तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा और आपके जो पढ़ोगे उसमें से सवाल आने के चांस भी कम रहेंगे। तो ये सारी चीज़ छोड़ दीजिए। राजस्थान जीके की बात करते हैं। आपको पहले नंबर पे राजस्थान जीके, आप लिख लीजिए एक बार करके कि राजस्थान जीके से 35 सवाल आते हैं, मैथ रीजनिंग से 20 सवाल आते हैं, ये करना है। पॉलिटी 20 सवाल आते हैं। क्रैश कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे। मेरे क्रैश कोर्स के करीब 2 लेक्चर हो चुके हैं, 2 लेक्चर, 2 या 3 लेक्चर और कराऊंगा। ठीक है, तो उनमें से 20 में से 14-15 सवाल आप सॉल्व कर लोगे। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री आपको 10 सवाल मिल जाएंगे। हिस्ट्री में तो 20 सवाल होते हैं लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में से 10 सवाल मिल जाएंगे। एंशियंट हिस्ट्री की जो मेरी प्लेलिस्ट जितनी बनी हुई है वो देख लेना। 2 टॉपिक बचते हैं उसमें, मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, वो भी मैं कराने की कोशिश करता हूँ प्रीलिम से पहले। उसके अलावा ज्योग्राफी 15 सवाल और करंट अफेयर्स 20 सवाल। इनके सबकी बुक्स में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आरएस की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। अब एक एक करके देखते चलते हैं कि मुझे क्या कराना है और आपको कैसे करना है 60 दिन के प्लान में, अगले 60 दिन में क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ रीजनिंग की। मैथ रीजनिंग के लिए बुक्स तो नॉर्मली मैंने बताई थी RS अग्रवाल और मथुरिया की, लेकिन मैंने कहा था कि उन सबको छोड़ दीजिए, आप रेफरेंस बुक यूज करना। जो भी आप रेफरेंस बुक लेके आओगे, दच्चे की लेके आओगे, लच्चे की लेके आओ, दिशा की जो भी लेके आओगे, वो रेफरेंस बुक यूज करना। उसमें टॉपिक में बोल देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो क्या, सभी में से एक एक सवाल आते हैं। देखो, मैथ का बोलता हूँ पहले, फिर रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का और मेंटलिटी का बोलता हूँ। पहला टॉपिक है गणितीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान। इसमें एक सवाल आया था, एक एक सवाल आए थे सब में से। तो ये आप स्क्रीन पर जो लगा हुआ है इसे देख लीजिए और इनमें से जो जो सवाल आए हैं वो आप देख लीजिए। मेरा पहला काम जो रहेगा टेक्निकल आवर चैनल पे, इस चैनल पे कल से मेरा पहला काम रहेगा लगातार 12 दिन तक मैथ रीजनिंग आपके लिए कराना और उसके साथ साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो जो टॉपिक मुझे अच्छे लगते हैं, जिनमें से सवाल आने के चांस हैं, वो कराऊंगा अगले 12 दिन तक कंटिन्यूसली। तो कोशिश करूंगा, एक वीडियो तो मिनिमम है ही, कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो भी आपके लिए आ जाएं। तो ये मेरा पहला काम रहेगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, ऑन टेक्निकल आवर चैनल पे मैं 12 दिन तक लगातार ये प्लान मैथ रीजनिंग का करने वाला हूँ। आपकी आर्ट स्टूडेंट है तो आप मैथ रीजनिंग मेरे चैनल से कर लेना, आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स या कुछ वीडियो डालने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये लगातार 12 दिन तक 12 टॉपिक है, मैं एक एक करके आपके लिए डालता रहूंगा और उसके साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलती रहेगी।
ये याद रखना, आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए बेटर रहेगा। अगर मैथ रीजनिंग मेरे हिसाब से कर लिया तो 20 में से आप 13-14 सवाल सॉल्व कर दोगे, ठीक है। आपका टारगेट जो रहना चाहिए सवाल सॉल्व करने का, वो कम से कम 75 सवाल 70 सवाल सॉल्व करने का टारगेट रहना चाहिए 150 में से। आप जनरल से हो तो 150 में से 70 सवाल सही सॉल्व करने हैं आपको, तो आपका क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता। यानी 50% से थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे कर लो आप, तो आपको क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं कंटिन्यूअसली 12 दिन तक मैथ रीजनिंग कराऊंगा, उसके साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ। साइंस टेक्नोलॉजी का सिलेबस देख लीजिए, इसमें मैंने आपको लिखा हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक से टॉपिक से सवाल कितने आए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक से एक आया है, उपग्रह से एक आया है, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ 2016 वाले की, पर्यावरण से 6 आए हैं, मानव शरीर से 3 आए हैं। तो ये आप इसमें स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हो। लेकिन अब मैं क्या कराने वाला हूँ, मैं इन टॉपिक्स को जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में एक लेक्चर बनाऊंगा 1 घंटे का, कंप्यूटर्स का, आईटी का, अपना उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, रक्षा प्रौद्योगिकी का, नैनो प्रौद्योगिकी का, मनुष्य शरीर का आहार स्वास्थ्य देखभाल के बारे में, पर्यावरणीय परिस्थिति की परिवर्तन, जैव विविधता, अनुवांशिकी और ओल्ड ईयर प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो ये मैथ रीजनिंग के साथ में 12 दिन में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 12 दिन में लगातार 12 दिन, 5 तारीख से लेके 17-18 तारीख तक, 18 तारीख या 19 तारीख मान लीजिए, उस समय तक ये चलेगा। तो मैथ रीजनिंग और साइंस आपको अगले 12 और 13 दिन में कंप्लीट करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और याद रखो कि आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है, साइंस अच्छा है, तो जरूरी नहीं है आप सिर्फ मेरे हिसाब से चलें। आप लगातार 12 दिन, जो इतना जरूर याद रखना, जो जो टॉपिक मैंने बताए उनके हिसाब से ही अपना शेड्यूल बना लेना। आज मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई में मन कैसे लगाना चाहिए, इसके सारे साइंटिफिक वे भी बता चुका हूँ। तो आप अपना एक रूटीन बना लेना अगले आने वाले 12 दिनों का, कि ये चैप्टर मुझे उस हिसाब से कंप्लीट करने हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी शाम को करीब 7 बजे के आसपास तक, शाम को 7 और 8 बजे के आसपास तक, शाम को आपको मैथ रीजनिंग का एक लेक्चर डाल दिया जाए, और दिन में एक साइंस का लेक्चर डाल दिया जाए, दिन में 11 बजे या 11-12 बजे, या हो सकता है तो सुबह डाल दिया जाए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी। तो मैथ रीजनिंग के साथ साथ में अपना ये चलेगा। उसके बाद में 1-2 दिन का थोड़ा सा गैप रहेगा, तब तक आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना। हो सकता है उन 1-2 दिन के गैप में मैं कोई और टॉपिक, एक्स्ट्रा टॉपिक जो कराना चाहता हूँ वो करा दूंगा। उसके बाद में आता है मेरा पॉलिटी के लिए क्या प्लान है। पॉलिटी का मैं 2 लेक्चर करा चुका हूँ क्रैश कोर्स के, और बहुत ही अच्छे क्रैश कोर्स का लेक्चर कराया मैंने, आपने देखा होगा तो आपको बेटर लगा होगा, उसमें सारी चीज समझ में आ गई होंगी। जो बाकी चैनल्स पे आपको 1-1 घंटे करके कम से कम वही टॉपिक आपका जो मैंने 1.5-2 घंटे में कराया है, वो आपको बाकी चैनल्स पे आप बुक से पढ़ने में कम से कम 20-25 घंटे का वो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उसमें 2 घंटे में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसमें पॉलिटी में 3 लेक्चर और बनाऊंगा, अभी 3 लेक्चर बनाऊंगा। 3 लेक्चर के साथ साथ में आरएएस के ओल्ड ईयर्स के जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। तो कुल मिला के 4 लेक्चर बनाऊंगा, 4 पॉलिटी के लिए, और उसमें मैं 4 दिन लूंगा आपके। ठीक है, पॉलिटी के 4 लेक्चर, उसमें 4 दिन, यानी ये 12-13 दिन खत्म होने के बाद में मैथ रीजनिंग का, उसके बाद में 4 दिन पॉलिटी के लिए देने वाला हूँ, और आप उसमें पूरा का पूरा रिवाइज कर लें। और हो सके तो जितने भी क्रैश कोर्स हैं मेरे, उन्हें 2 या 3 बार देख लें आप, तो आपको याद करने का झंझट नहीं रहेगा। आप अगर 2 या 3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा, क्योंकि चीजें इतनी बार रिपीट कर देता हूँ मैं, याद हो ही जाती हैं। और पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पे मत जाना आप, क्योंकि प्रीलिम्स चाह रहे हो तो एम लक्ष्मीकांत पे मत जाना, रेफरेंस बुक यूज करना। मैथ रीजनिंग के लिए भी रेफरेंस बुक यूज करना, साइंस के लिए भी रेफरेंस बुक यूज करना। ठीक है, आगे चलता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री 4 दिन वो कराने के बाद में मैं 6 दिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फिर से देने वाला हूँ, 6 दिन कंटिन्यूअसली। 2 तो क्रैश कोर्स के लेक्चर रह गए हैं, वो कराऊंगा, 2 और 2 2 तो हो चुके हैं और 2 रह गए हैं, तो 4 क्रैश कोर्स के लेक्चर हो जाएंगे। उसके अलावा हिस्ट्री के ओल्ड ईयर्स के जो पेपर हुए हैं, ओल्ड ईयर्स के हर एग्जाम में पूछे गए, हर एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है उनका 2 या 3 लेक्चर में मैं कराने की कोशिश करूंगा। हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, यानी मतलब एसएससी में पूछा गया हो, पटवारी में पूछा गया हो, सेकंड ग्रेड में पूछा गया हो, तो हिस्ट्री के एक एक टॉपिक वाइज उनको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, ताकि उनसे बाहर आएंगे नहीं। मतलब पूरे फिक्स वही सवाल आते हैं, देखिए हिस्ट्री आरपीएससी का कोई इतना बड़ा स्टैंडर्ड है नहीं कि वो उतना ज्यादा घुमा के पूछे प्रीलिम्स में भी। और एक लेक्चर में कराऊंगा आरएएस ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पे। तो कुल मिला के 2 लेक्चर हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, 3 एंशिएंट से लेके कराऊंगा। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से, हिस्ट्री के ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, एंशिएंट हिस्ट्री से मिडाइवल तक का और मॉडर्न तक, तो इसमें पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी 3 लेक्चर में, पुराने ईयर्स के क्वेश्चन आए उसमें। उसके अलावा एक कराऊंगा मैं आरएएस का हिस्ट्री, हिस्ट्री पूछा गया जो सवाल है। तो कुल मिला के 2 क्रैश कोर्स के, 3 ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन, और एक अपना आरएस का ओल्ड ईयर्स का, तो 6 लेक्चर हो जाएंगे हिस्ट्री के। तो कुल मिला के आपको 6 दिन उसमें लगेंगे, तो 6 दिन टेक्निकल हमारा पे मैं उसे यूज करूंगा। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के मैंने कुछ एक चैप्टर डिसाइड किए हुए हैं, टॉपिक डिसाइड किए हुए हैं कि इनमें से आते हैं। ज्योग्राफी के मेरे इंडियन ज्योग्राफी के मेरे 7-8 तो लेक्चर बन चुके हैं, तो उसके अलावा ये लेक्चर्स हैं। तो मैं टॉपिक्स जो डिसाइड किए हैं इन्हें सिर्फ मैप बेस्ड कराऊंगा कि प्रमुख पर्वत कहाँ पे हैं,
यहाँ पे मैंने मैप बना लिया वर्ल्ड का, या मैप लगा दिया जो मैंने परमानेंट मार्कर पे बना हुआ है, उसमें फिक्स जगह पे कौन-कौन से पर्वत आपको याद करने हैं वो आपको मैं उसमें करा दूँगा। प्रमुख नदियाँ बता दूँगा विश्व की, प्रमुख सागर बता दूँगा, छोटे-छोटे सागर और बड़े-बड़े सागर, उसके अलावा जलमार्ग बता दूँगा कहाँ-कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, औद्योगिक क्षेत्र, ये पूछा जाता है सवाल औद्योगिक। उसके बाद में भारत का भौगोलिक विभाजन, इसी विस्तार, ये भारत के कुछ एक टॉपिक हैं, 10-11 टॉपिक, ये भी उनके साथ में ज्योग्राफी में कराऊँगा। और अपनी राजस्थान ज्योग्राफी के 3 या 4 टॉपिक रह गए हैं, जैसे वनस्पति, वन्यजीव, जैव विविधता, और जितने भी नेशनल पार्क हैं अपने राजस्थान में, जितने भी वन्यजीव पार्क हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, वो इसमें शामिल हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है खान और खनिज, तीसरा है जनसंख्या, और चौथा है उद्योग और औद्योगिक विकास। तो मेरे हिसाब से ये 4 टॉपिक बचे हैं, अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। उन्हें मैं कंटिन्यूअसली 10 दिन तक ज्योग्राफी कराऊँगा, कंटिन्यूअसली 10 दिन तक। पहला मैथ रीजनिंग, उसके साथ में साइंस, उसके बाद में मैं पॉलिटी ले रहा हूँ, पॉलिटी के बाद में अपना मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ, हिस्ट्री के बाद में अपना ज्योग्राफी ले रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर पे। अब राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए मैं 15 दिन देने का डिसाइड किया है। ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट हो चुकी होगी, हिस्ट्री और कल्चर में अपने लेवल से जितना हो सकेगा मैं कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरा तो डिसाइड यह था कि हिस्ट्री को और कल्चर को मैं लाइव जाके पढ़ाऊंगा आपके लिए, जहाँ भी जिस शहर की भी कल्चर है उस कल्चर्स की वीडियो बना बना के और उसके बैकग्राउंड में बोल बोल के आपको समझाता चलूँ, मतलब ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। अब टाइम कम है, 2 महीने का टाइम है, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी तो करा नहीं सकता, तो प्रीलिम्स के बाद वो कराने की कोशिश करूँगा। तो मैं राजस्थान का हिस्ट्री और कल्चर का अपने बेसिस पे क्रैश कोर्स ही कराने की कोशिश करूँगा। मैंने 15 दिन का टाइम दिया है इसमें। क्रैश कोर्स कराने की कोशिश करूँगा, सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मैंने बता दिया राजस्थान के इतिहास में प्रमुख राजवंश आपको पढ़ने पड़ेंगे, मेवाड़, आमेर, मारवाड़, अजमेर, रणथंभौर, जालौर, हाड़ौती, जैसलमेर और बीकानेर। 1857 की क्रांति राजस्थान में, प्रमुख आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, प्रमुख किले, स्मारक, कलाएँ, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, ये सारी चीज़ें, वेशभूषा, आभूषण, लोक देवता, पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये मेरा 15 दिन का प्लान रहेगा कि 15 दिन में ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, और ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें सारे कवर कर लिए जाएँगे ऑल टॉपिक्स के साथ में। तो ये 15 दिन का मेरा राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर का प्रोग्राम रहेगा। वन मोर थिंग मैं आपके लिए फिर से बोल देता हूँ, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर मेरे ऊपर डिपेंड ना रहे अभी, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ उसे समझाने के तरीके से पढ़ाता हूँ, जितना हो सके वो समझा सकूँ। अब इसमें क्या होता है कि समझाने का कुछ होता नहीं है, तो रट्टाफिकेशन करना पड़ता है, रटना पड़ता है सारी चीज़ें। राजस्थान का एकीकरण समझाने का टॉपिक है, उसके अलावा कुछ एक टॉपिक है 1857 की क्रांति, ये समझाने का टॉपिक है। बाकी इतिहास वगैरह ये कोई समझाने का टॉपिक क्यों नहीं, इसमें है नहीं राजस्थान के इतिहास में, क्योंकि राजस्थान का इतिहास जो होता है राजा महाराजाओं के नाम याद करो, उन्होंने क्या-क्या किया, उन्होंने कौन-सा मंदिर बनवाया, ये याद करने का होता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा क्रैश कोर्स अपने बेस पे करा दूँ जितना हो सके, पर राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर पे मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना। ओपनली बता देता हूँ मैं आपको, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना। मेरे ऊपर डिपेंड रहना है तो मैं तभी डिपेंड करा सकता हूँ जब मैं आपको लाइव हिस्ट्री और लाइव कल्चर पढ़ाऊँगा, तब एक-एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी तो मैं सिर्फ क्रैश कोर्स करा पाऊँगा, तो राजस्थान हिस्ट्री का और कल्चर का आप अपने लेवल पे देखना, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है आप मेरे ऊपर डिपेंड भी रह सकें। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ क्या-क्या बताना है, ये तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ। पहले मैथ, रीजनिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली 12 से 14 दिन का था। उसके बाद में पॉलिटी क्रैश कोर्स 4 दिन, हिस्ट्री क्रैश कोर्स 6 दिन, उसके बाद में अपना ज्योग्राफी 10 दिन, उसके बाद में अपना राजस्थान जीके या राजस्थान जीके 15 दिन, और बचे हुए कुछ एक टॉपिक जैसे इकोनॉमी वगैरह और कुछ एक एनवायरनमेंट वगैरह, तो इनके एक-एक, 2-2, 3-3 लेक्चर जो है मैं बीच-बीच में डाल दिया करूँगा जब मेरा मन किया करेगा। तो जितना मैं हो सकता है मैं अपने तरीके से बेटर कराने की कोशिश करूँगा। नॉर्मली आरएएस प्रीलिम्स में आपको 50% का प्लान लेके चलना है कि 50% तो मुझे सॉल्व करने ही है और सही सॉल्व करने हैं। यानी 200 नंबर में से 100 नंबर लेके आने हैं, 150 क्वेश्चन में से 75 सवाल सॉल्व करने हैं। तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। आरएएस का प्रीलिम्स बहुत आसान आता है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। आईएएस का जो लेवल होता है बहुत अलग होता है, और आरएएस का लेवल जो होता है बहुत लो लेवल मान सकते हो उसे। क्योंकि डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, पुरानी ईयर्स के क्वेश्चंस जो आए हैं उनमें से ही उठा-उठा के पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस के लिए एक मूमल पब्लिकेशन की टॉपिक वाइज बुक बताई थी। इंडिया जीके के पुराने ईयर्स क्वेश्चन वो मूमल की मिल जाएगी, राजस्थान जीके के पुराने ईयर्स के क्वेश्चन वो मूमल की मिल जाएगी। उसके साथ-साथ में मैंने आपको बताया था यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की आरएएस पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन, आरएएस पुराने ईयर्स के क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको मिल जाएँगे उसमें, तो वो आप ले लेना और उनमें से ही ज़्यादातर सवाल हो जाएँगे। मैं आपको बता चुका हूँ वो सारी चीज़ें। उसके अलावा संडे को शाम को 8 बजे के आसपास में दिल से दिल तक एपिसोड प्रोग्राम फिर से लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। संडे को शाम को 8 बजे लेके आया करूँगा। उसके अलावा कोशिश ये रहेगी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मॉर्निंग में सुबह 7 या साढ़े 7 बजे तक आपके लिए वीडियो डाल दी जाए। हो सकता है 8 बजे तक डाल दूँ। तो उसमें क्या है, आधे घंटे या 15-20 मिनट मैं ऊपर बैठे हुए छत पे या कहीं आउटसाइड में
20-25 मिनट करंट अफेयर्स के कुछ एक टॉपिक पे आपसे चर्चा कर लूँ, इंडिया और राजस्थान के स्पेशल करंट अफेयर्स, ठीक है। तो मेरा वो प्लान रहेगा ट्यूसडे, मंगलवार, थर्सडे, गुरुवार, सैटरडे यानी शनिवार के दिन, और संडे के दिल से दिल तक का प्रोग्राम रहेगा। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए आपको रेफरेंस बुक यूज करनी है और अपने आप सेल्फ स्टडी करनी है, मेरे ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए। टेस्ट सीरीज के लिए मैं पहले भी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि आप में से कुछ एक वॉलंटियर स्टूडेंट के लिए मैंने बोला था, 6-7 स्टूडेंट ने मुझे कनेक्ट भी किया है। फिर भी मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट राजस्थान जीके में बहुत अच्छे हैं और जिनका कंप्यूटर में नॉलेज अच्छा है थोड़ा बहुत, वो स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, 10-12 स्टूडेंट। तो आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज के लिए रुपए नहीं देने पड़ेंगे अगर मेरे पास में 10-12 वॉलंटियर स्टूडेंट आ गए तो, क्योंकि वो उन 10-12 स्टूडेंट से बोल दूंगा कि बाकी तो देखो, बाकी सारे कोचिंग जो भी बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके ही बनाते हैं क्वेश्चन, उनका ऐसा तो नहीं है कि नया माइंड लगा के क्वेश्चन बनाते हैं, सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर करके ही बनाते हैं जो भी वो टेस्ट सीरीज बनाते हैं। तो हम जितने भी कोचिंग्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज उठाएंगे और उठा के उनमें से कंबाइंड करके 100-100, 150-150 सवाल का 10-12 टेस्ट आपके लिए बना के और उसे या तो यूट्यूब पे सॉल्व करा दूं, या हो सकता है मेरे टेलीग्राम चैनल जिसकी मैं लिंक नीचे दे दूंगा उस पर आपके लिए भेज दिया करूंगा। और हो सकेगा तो वेबसाइट जो मैंने बना दी थी लेकिन उसका डिजाइनिंग नहीं किया, एक दिन में वेबसाइट बना दी थी, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, तो डिजाइनिंग नहीं किया, तो हो सकता है तो कोई अगर आईटी वाला स्टूडेंट हो जो मुझसे कनेक्ट होके उसे डिजाइनिंग कर दे, तो आगे आने वाले समय में मैं वेबसाइट पर सारी चीज़ें उपलब्ध करा दूँ, तो उस समय तक मैं ये टेस्ट सीरीज का भी लास्ट के 15 से 16 दिन पहले टेस्ट सीरीज का भी प्लान आपके लिए लेके आ जाऊंगा, अगर हो सकेगा तो, अगर वॉलंटियर स्टूडेंट सब आ जाएंगे मेरे पास तो। मैं अकेला खुद तो कुछ नहीं कर सकता। उसमें क्या होता है कि बाकी कोचिंग से कॉपी पेस्ट करने में कोई वो कॉपीराइट नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चंस पे कभी कॉपीराइट नहीं होता। नॉलेज पढ़ाने के तरीके पे अगर हो सकता है कि कॉपी कर रहा है, पेस्ट कर रहा है, ये बात चल जाती है, लेकिन जितने भी कोचिंग होते हैं वो टेस्ट सीरीज के पैसे लेते हैं आपसे 4,000-5,000 रुपए, ठीक है, और उसमें उनका कोई दिमाग नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, उनमें खुद का कुछ भी दिमाग नहीं होता और वो आपको मूर्ख बना के 4-5 हज़ार रुपए दे दें, तो बेफालतू में 4-5 हज़ार रुपए देने से अच्छा है अगर मेरे पास वॉलंटियर स्टूडेंट आ जाते हैं तो मैं आपके लिए वो टेस्ट सीरीज का प्लान लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं सारा चीज बताता हूँ, अभी आपको फिर से दोबारा बोल देता हूँ जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, एराइज अवेक एंड डोंट स्टॉप टिल द गोल इज रीच, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो अब मेरा लक्ष्य आपसे ये है कि मेरे 18,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, उनमें से 30% स्टूडेंट जो है वो सीरियस है, मान लेता हूँ 3,000 स्टूडेंट सीरियस है, 3,000 नहीं तो 2,000 मान लेता हूँ, 2,000 में से कम 500 स्टूडेंट आपका प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए, मिनिमम 500 स्टूडेंट्स का क्लिप, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मिनिमम 500 स्टूडेंट का प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है आपके लिए। और बाकी जो भी एक चीज़ और, ठीक है, तो कम से कम 500, और हाँ, या इस लेक्चर में, बाकी तो मैं कभी लेक्चर में बोलता नहीं, तो जो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर करना है और इस लेक्चर को लास्ट तक देखा है यानी मेरी इस बात को समझा है, तो मैं उनसे बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट में लिख देना यस वी आर गोना टू क्लियर आईएएस प्रीलिम्स 2018, हैशटैग टेक्निकल आवारा भी आप लगा सकते हो, ठीक है। यस वी आर गोना टू क्लियर आरएस 2018, ये आपको लिख देना है अगर आपने पूरा वीडियो, मैंने ये लास्ट में इसलिए बोला कि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो पहले ही छोड़ जाते हैं वीडियो को, यूट्यूब के एनालिटिक्स मुझे बताते हैं कि नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट होते हैं, पूरा यूट्यूब का ये बेस है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं उसमें से ज्यादातर यूट्यूब के स्टूडेंट जो होते हैं शुरुआत में वीडियो देखते हैं 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए, उसके बाद में लास्ट तक उसे छोड़ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में बोली है ये बात, सीरियस स्टूडेंट के लिए बोली है। तो 500 का मेरा डिसाइड है, 500 तक अगर हो जाते हैं तो बेटर है, बाकी तो आप जितने भी हैं अगर वो चाह रहे हैं कि मैं करने वाला हूँ तो एक तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चलने वाला है कि हाँ मेरे साथ में जुड़े हुए हैं लोग, और नीचे कमेंट में भी लिख देना यस वी आर गोना टू क्लियर आरएस प्रीलिम्स 2018, वी आर हैशटैग टेक्निकल आवर आप कर देना, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैं बता चुका हूँ। रैंडम टॉपिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ये ग्लोबल वार्मिंग में बीच में आपके लिए डालता रहूंगा, और अदर वीडियोज के बारे में बता देता हूँ, पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं इसी में वीडियो डाल चुका हूँ, नोट्स कैसे तैयार करें इसका भी रैंडम वीडियोज में मैं कभी बीच में डाल दूंगा, बुक्स फॉर आरएस का वीडियोज में आपके लिए बता चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको आरएस का प्रीलिम्स 2018 का नेक्स्ट 60 डेज का प्लान जो मेरा है और आपको करना चाहिए मैं बता चुका हूँ। बात ये और कि मैंने जब बताया कि पढ़ाई कैसे करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आधा जो युद्ध है वो आप उस तरीके से जीत जाते हैं कि जब आप पहले से ही प्लान बना लेते हैं। तो मैं आपको 60 दिन की रणनीति बता चुका हूँ, तो आप भी अपनी 60 दिन की रणनीति बना लें कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट कवर करना है, मुझे ये दिन में इतने दिन में ये सब्जेक्ट कवर करना है। सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ उसी पे डिपेंड नहीं रहना है। मेरा तो वीडियो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का आएगा, वो 2 घंटे खराब करेगा आपके, 2 घंटे खराब करेगा या आपको नॉलेज देगा जो भी आपको अच्छा लगे।
तो 2 घंटे या 3 घंटे, उसके अलावा 24 घंटे बचे, उनमें भी तो आपको कुछ करना है। तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उन 24 घंटों में से, 21 घंटों में से डिसाइड करके, सिर्फ मेरी वीडियोज नहीं देखनी है आपको। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार 12 दिन तक लगातार मैथ रीजनिंग पे डिपेंड रहना है, सर जी जो कराएंगे उन्हीं वीडियोज पे डिपेंड रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं करना। बाकी जो बचा हुआ टाइम है अपने हिसाब से यूटिलाइज करो। आप चाहो तो राजस्थान जी के उन लगातार 60 दिन तक रख सकते हो, लगातार 60 दिन तक 2 या 3 घंटे राजस्थान जी के लिए दे सकते हो, क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया है अपने हिसाब से, ज़्यादा मैं उस पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो राजस्थान जी के अपने लेवल पे आप कर लो। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोज पे डिपेंड नहीं रहना, आप जितना हो सके टाइम टेबल बनाओ, अपने आप को शार्पन करो, हथियार को मजबूत करो, और बाकी सारी टेंशन से मुक्त हो जाओ कि लोग क्या कहेंगे, बाकी दुनियादारी की टेंशन, पारिवारिक समस्या, इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओ और एक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आरएएस प्रीलिम्स 2018। वैसे तो 5 अगस्त की डेट दी हुई है, आरपीएससी ने आज तक कभी टाइम से कोई भी एग्जाम नहीं कराया है। फिर भी अगर आरपीएससी थोड़ा बहुत पीछे खिसवाती है तो अगस्त में तो करवाई देगी। अगस्त के लास्ट वीक में होने के चांस है मेरे हिसाब से। तो अगस्त के लास्ट संडे को एग्जाम कराएंगे, या लास्ट से थर्ड संडे को एग्जाम होगा। 15 अगस्त के बाद में जो भी संडे आएगा उसको एग्जाम होने के चांस है मेरे हिसाब से। तो फिर भी 5 अगस्त का आप डिसाइड करके चलो और अपने हथियार मजबूत करके इस युद्ध में कूद जाओ। और जो स्टूडेंट जो मेरे साथ हैं और जो क्लियर करना चाहते हैं, तो वो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चल जाएगा कहाँ बच्चे स्टूडेंट जो है वो कनेक्टेड हैं। और कमेंट में लिख देना यस वी आर गोना टू क्लियर आरएएस प्रीलिम्स एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो राम राम सा, धन्यवाद।